नेक्स्ट है बच्चों, हम लोग ईटीएस में काम आने वाले जितने भी कॉम्प्लेक्स है उनके कौन कौन से कंपोनेंट, उनको शॉर्ट में कैसे याद रखना है। तो एक टेबल बनाया गया है बच्चों, आपके मॉड्यूल में भी ये टेबल दिया है, उसको आपको याद रखना होगा कौन से एंजाइम कॉम्प्लेक्स का कौन कौन सा कंपोनेंट है। तो कॉम्प्लेक्स 1 जिसे कि हम NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, उसमें FMN और FES दो कंपोनेंट होता है बच्चों, FMN और FES। FMN का फुल फॉर्म फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, क्या नाम होता है बच्चों, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, और ये आयरन सल्फर प्रोटीन होता है। कॉम्प्लेक्स 2 जिसका नाम है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, जिसे कि FADH2 डिहाइड्रोजिनेज भी कहते हैं, जिसका की कंपोनेंट है FAD और FES। ये दो कंपोनेंट होते हैं, आयरन सल्फर है ये। कॉम्प्लेक्स 3 जिसको कि बच्चों हम साइटोक्रोम C रिडक्टेज भी कहते हैं, या जिसमें साइटोक्रोम C रिडक्टेज भी कहते हैं, या साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। इसमें साइटोक्रोम B एंड साइटोक्रोम C1 के साथ FES प्रोटीन भी होता है। तो ये सब कंपोनेंट है बच्चों, साइटोक्रोम B भी है, साइटोक्रोम C1 भी है और FES भी है। इसके बाद कॉम्प्लेक्स 4 जिसको कि हम साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कहते हैं, जिसके पास साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3 दो अलग अलग तरह के प्रोटीन है, और इसके साथ साथ दो कॉपर सेंटर है, जो कि मैंने आपको डायग्राम में बताया था, कॉपर A और कॉपर B। अब आपके दिमाग में बच्चों बात आ रही होगी कि साइटोक्रोम C रिडक्टेज नाम क्यों दिया गया और साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज नाम क्यों दिया गया। तो मैंने आपको बताया था साइटोक्रोम C एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, तो साइटोक्रोम C को जो इलेक्ट्रॉन देगा जिसके कारण साइटोक्रोम C क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो साइटोक्रोम C को जो रिड्यूस करेगा वो कौन कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स 3, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C को देगा। अब साइटोक्रोम C से कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो साइटोक्रोम C ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो कॉम्प्लेक्स 4 साइटोक्रोम C से इलेक्ट्रॉन लेता है, इसलिए नाम दिया गया साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। और कॉम्प्लेक्स 3 साइटोक्रोम C को इलेक्ट्रॉन देता है जिसके कारण वो रिड्यूस हो जाता है, तो इसलिए नाम दिया गया साइटोक्रोम C रिडक्टेज। तो ये नाम भी है बच्चों। इसके बाद कॉम्प्लेक्स 5 की बात करें, जिसका नाम ATP सिंथेज, ATPase और ऑक्सीजोम पार्टिकल भी कहते हैं, जिसमें कि F0 और F1 पार्टिकल होता है। F0 जो होता है इंटीग्रल, जैसे ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी कहते हैं, जो कि फैसिलिटेड डिफ्यूजन अलाउ करता है किसका, H+ का, जो कि ग्रेडियंट को तोड़ने में मदद करता है। और इसके कारण F1 के पास पेरिफेरल पार्ट है, जो कि जिसके पास एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है, और इस एंजाइमेटिक एक्टिविटी के कारण वो ATP को सिंथेसिस करता है, और यहीं पे होता है बच्चों ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो ये तो बात हो गई कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के। अब बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट जो है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ETS से रिलेटेड जिससे कि क्वेश्चंस आते हैं, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। एक तरह से बच्चों ये एक रिवीजन टाइप का, मान लो कि ETS में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं, डायग्राम तो याद रखना है, इसके अलावा कि कोएंजाइम Q, तो बच्चों याद रखना है यूवी किरण का दूसरा नाम कोएंजाइम Q, जिसे शॉर्ट में हम COQ भी लिखते हैं। तो यूवी किरण का दूसरा नाम कोएंजाइम Q, जिसे शॉर्ट में Q भी लिखते हैं। ये एक मोबाइल हाइड्रोजन कैरियर होता है। मोबाइल हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है बच्चों, जिसमें कि H+ और इलेक्ट्रॉन दोनों ले सकते हैं। और साइटोक्रोम C भी एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है। तो यूवी किरण हाइड्रोजन कैरियर है और साइटोक्रोम C इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ये याद रखने वाली बात है। इसके बाद इस पूरे प्रोसेस में बच्चों ETS में, although the aerobic process of respiration takes place only in presence of oxygen, हम जानते हैं कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, बट द रोल ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड टू टर्मिनल स्टेज। टर्मिनल स्टेज का मतलब अंतिम में, टर्मिनल स्टेज का मतलब होता है अंतिम में, सबसे लास्ट में ऑक्सीजन का रोल आता है। और इस प्रोसेस में हम कहते हैं कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज वाइटल। ऑक्सीजन का प्रेजेंस बहुत ही वाइटल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन का रोल। अगर ये ऑक्सीजन है तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा, और इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो लगातार NADH2 का विग्रस ऑक्सीडेशन, FADH2 का विग्रस ऑक्सीडेशन होता रहेगा। और अगर ऑक्सीजन नहीं है तो ये प्रोसेस नहीं हो पाएगा। इसलिए कहा गया येट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज वाइटल। NCERT का लाइन है बच्चों, ये सब पेज नंबर 233 पे। Yet the presence of oxygen is vital since it drive the whole process। पूरे प्रोसेस को, पूरे एरोबिक रेस्पिरेशन को ड्राइव कौन कर रहा है, ऑक्सीजन। कैसे, बाय रिमूविंग हाइड्रोजन फ्रॉम द सिस्टम। हाइड्रोजन में मतलब इलेक्ट्रॉन और H+ दोनों है, उन दोनों को एक्सेप्ट कर रहा है कि NADH2 के हाइड्रोजन को कौन ले रहा है, ऑक्सीजन फाइनली। और FADH2 के भी हाइड्रोजन को फाइनली कौन एक्सेप्ट कर रहा है,
ऑक्सीजन। इसलिए पूरे प्रोसेस को ड्राइव कौन कर रहा है? ऑक्सीजन। इसलिए ऑक्सीजन को हम लोग फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर मानते हैं, क्योंकि ये लास्ट में आता है, लेकिन ये पूरे प्रोसेस को क्या कर रहा है? ड्राइव कर रहा है। अगर ये नहीं है तो फ्री NAD+ मिलने वाले नहीं है, क्योंकि ETS को चलाने के लिए ऑक्सीजन का होना जरूरी है, और ETS में NADH2 अपना हाइड्रोजन देता है, तब फ्री NAD+ मिलते हैं। तो NAD+ को फ्री करना बहुत जरूरी है लगातार प्रोसेस को चलाते रहने के लिए, ताकि अगला हाइड्रोजन एक्सेप्टर मिलता रहे। तो ऑक्सीजन इस पूरे प्रोसेस को ड्राइव करता रहता है, ताकि ये प्रोसेस ऑफ ETS लगातार चलता रहे। अब बात करते हैं ड्यूरिंग ईच स्टेप ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल ETS रिडॉक्स रिएक्शन अकर एंड एनर्जी इज रिलीज। रिडॉक्स रिएक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन को ले रहा है और कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। उस दौरान एनर्जी रिलीज होता है, और यही एनर्जी यूज होता है क्रिएशन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट, जो कि बच्चों मैंने डायग्राम से आपको बताया था कि जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास है वो एनर्जी यूज किया जाता है प्रोटॉन ग्रेडियंट को डेवलप करने में। और जाहिर सी बात है कि ग्रेडियंट अगर बना है तो टूटेगा, और टूटेगा तो जो एनर्जी उस दौरान रिलीज होगी उसको यूज किया जाएगा ATP सिंथेस के द्वारा, ताकि ATP सिंथेसाइज करवाया जा सके बाय द एडिशन ऑफ ADP एन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो ATP का सिंथेसिस होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और इसी प्रोसेस का नाम देते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो फूड के ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी मिला उससे ये ATP बच्चों बनता है, इसलिए इस पूरे प्रोसेस को हम नाम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन देते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स शटल सिस्टम। तो बच्चों ये शटल सिस्टम होता क्या है? तो शटल सिस्टम वो प्रोसेस है बच्चों जिसमें कि जो साइटोप्लाज्म में या कह लो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान या माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल जो NADH बनता है उसको माइटोकॉन्ड्रियल ETS में पहुंचाया जाता है। तो शटल सिस्टम वो प्रोसेस है जो कि साइटोप्लाज्म में बने हुए NADH2 को कहां पहुंचाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रियल ETH तक। तो आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि साइटोप्लाज्म में NADH2 कब बना? तो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान बच्चों ये साइटोप्लाज्म में NADH2 बनता है, 2 NADH2 एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। तो उस दो NADH2 को कहां भेजना है? माइटोकॉन्ड्रियल ETH तक। उसी प्रोसेस का नाम जो उसको लेके जाता है बच्चों, उसी हम सिस्टम का नाम शटल सिस्टम कहते हैं। और यह शटल सिस्टम केवल यूकैरियोट्स में देखने को मिलता है, प्रोकैरियोट्स में शटल सिस्टम एब्सेंट होते हैं। तो बच्चों यहां पे दो बातों को हम लोग इस डायग्राम से समझने जा रहे हैं। पहला कि क्यों केवल यूकैरियोटिक सिस्टम में अवेलेबल होता है, प्रोकैरियोट में शटल सिस्टम क्यों एब्सेंट है, और दूसरा आखिर क्या जरूरत पड़ी साइटोप्लाज्म में जो बना हुआ NADH2 है उसको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ले जाने की। तो उसको समझते हैं बच्चों इस डायग्राम से। आप जानते हो कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में टूटता है, और उसी प्रोसेस का नाम ग्लाइकोलाइसिस देते हैं। और इस प्रोसेस के दौरान बच्चों 2 NADH2 बनता है। अब जब ये 2 NADH2 बनता है और ये माइटोकॉन्ड्रिया में अंदर जाना चाहता है, तो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इसके लिए परमिएबिलिटी शो नहीं करता और इसको अंदर नहीं जाने देता। अब सोचो अगर ये NADH2 जो बना है साइटोप्लाज्म में, अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं गया तो एनर्जी का लॉस होगा, क्योंकि एक NADH2 से 3 ATP के आसपास हम देखते हैं ETS में। तो 2 NADH2 से सीधे 6 ATP का नुकसान हो जाएगा। तो क्या किया जाए यहां पे? तो इसके लिए इसी शटल सिस्टम को तैयार किया गया कि ठीक है NADH2 इस माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर नहीं जा सकता, हाइड्रोजन को भेजने का तरीका निकाला गया और इस हाइड्रोजन को दे दिया जाता है शटल सिस्टम को बच्चों, ताकि NAD+ फ्री हो जाए। तो हाइड्रोजन निकालते ही NAD+ फ्री हो जाता ताकि अगला ग्लाइकोलाइसिस कर सकेगा, और इस हाइड्रोजन को शटल सिस्टम ले लेता है और शटल सिस्टम इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके कहां पहुंच जाएगा? शटल सिस्टम को बच्चों SS के नाम से लिख रहे हैं। शटल सिस्टम इस हाइड्रोजन को लेकर कहां पहुंच जाएगा? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाकर इस हाइड्रोजन को एक पर्टिकुलर कैरियर तक देगा, जिसके बाद ये ETS तक पहुंच जाएगा। तो शटल सिस्टम एक ऐसा कैरियर है जो कि साइटोप्लाज्म के NADH2 के हाइड्रोजन को लेकर माइटोकॉन्ड्रियल ETS तक पहुंचाने में मदद कर रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि यह साइटोसोलिक या ग्लाइकोलाइटिक NADH2 या एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर,
क्योंकि ईटीएस बच्चों कहां चल रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है ईटीएस के साथ लिखा हुआ, ये माइटोकॉन्ड्रिया है जहां पे कि ईटीएस चल रहा होता है। तो वहां तक हाइड्रोजन को पहुंचाने का मदद किसका लिया जाता है, शटल सिस्टम का। तो इसी कारण से शटल सिस्टम बच्चों इवॉल्व हुआ है। अब बात करते हैं प्रोकैरियोट्स में कि प्रोकैरियोट्स में शटल सिस्टम क्यों नहीं। तो आप जानते हो कि ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में ऑपरेट होता है, तो ग्लूकोज का टूटना 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड में 2 NADH2 बनता है। अब आप जानते हो कि प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, इसलिए वहां माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, वहां पे ईटीएस मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग में होता है, जिसको हम मीजोजोम नाम देते हैं बच्चों। तो ये जो मीजोजोम है जहां पे ईटीएस चल रहा होता है, इसलिए मीजोजोम बिहेव एज माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया। तो मीजोजोम एक इनफोल्डिंग होता है बच्चों मेम्ब्रेन का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, और वहां पे ईटीएस चल रहा होता है। तो उस जगह पे ईटीएस ये NADH2 अपना हाइड्रोजन सीधे ईटीएस में पहुंचा देता है। कोई मेम्ब्रेन क्रॉस करने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ भी कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, सीधे NADH2 ईटीएस के कांटेक्ट में आता है और अपना हाइड्रोजन दे देता है। इसलिए हम कहते हैं कि यहां पे शटल सिस्टम की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है, यहां पे डायरेक्ट ईटीएस में एंटर कर रहा है NADH2 का हाइड्रोजन। तो यहां पे मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पा रहा था, इसलिए यहां पे ईटीएस तक हाइड्रोजन को ले जाने के लिए शटल सिस्टम की जरूरत होती है। तो उम्मीद है कि आप बच्चों आपको समझ में आया हो क्यों यूकैरियोट्स में ही शटल सिस्टम होता है और प्रोकैरियोट्स में क्यों एब्सेंट होता है। तो बच्चों ये जो शटल सिस्टम है ये 2 टाइप का ऑब्जर्व किया गया है। ऑर्गेनिज्म में शटल सिस्टम 2 टाइप का देखा गया है। पहला शटल सिस्टम होता है ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल। ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल में होता क्या है बच्चों, ध्यान समझना कि जो NADH2 है यहां पे साइटोप्लाज्म में जो बना है NADH2, जब ये लेकर जाता है किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है ये जो हाइड्रोजन है बच्चों, ये दे दिया जाता है किसको, FADH2 को। और FADH2 अब ईटीएस में एंटर करता है। अब ईटीएस में FADH2 बच्चों एंटर करेगा, तो मैंने आपको बताया है कि एक FADH2 से 2 ATP मिलता है, और यहां पे 2 NADH2 है, तो दो FADH2 यहां पे दिखाया जा रहा है। तो अगर NADH2 बच्चों, अगर NADH2 यहां पे डायरेक्टली जाता ईटीएस में तो 6 ATP बनता, लेकिन FADH2 अब जा रहा है NADH2 की जगह पे, कौन सा शटल सिस्टम में, ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल में, तो ये 4 ही ATP बना पाएगा, इसलिए 2 ATP कम बनेंगे ग्लिसरॉल फॉस्फेट में। याद रखना बच्चों, ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल होगा तो 2 ATP कम बनेंगे, और जो नेट गेन होगा 38 की जगह 36 ATP ही होगा। तो अगर ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल सिस्टम किसी भी सेल में चल रहा है तो वहां पे जो नेट गेन ऑफ ATP होगा वो कितना होगा, 36 ATP। ये चीज आपको याद रखना है बच्चों, ग्लिसरॉल फॉस्फेट में 36 ATP नेट गेन मिलता है। लेकिन अगर मैलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम है तो यहां पे जो शटल सिस्टम में जो कैरियर्स होते हैं, जो हाइड्रोजन कैरियर्स होते हैं, जो NADH2 के हाइड्रोजन को माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाने के बाद किसको दे देते हैं, NAD+ को ही देते हैं। मतलब NADH2 अगर सीधे चला जाता तो 6 ATP बनाता, अगर यहां पे शटल सिस्टम के थ्रू भी जा रहा है तो 6 ATP ही मिल रहा है, इसलिए यहां पे ATP की कमी नहीं होती है। इसलिए अगर किसी सेल में अगर मैलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम ऑपरेटेड है तो आप याद रखना कि यहां पे ATP का कोई भी नुकसान नहीं होगा और नेट गेन 38 ATP होगा। तो ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल सिस्टम चलता है बच्चों, काम करता है तो नेट गेन 36, और मैलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम काम करता है तो नेट गेन 38। ये चीज आपको ध्यान से समझना है बच्चों, क्यों, कारण क्या है कि NADH2 की एनर्जी को कौन ले जा रहा है सर, ईटीएस में FADH2, इसलिए 2 ATP का नुकसान हो जा रहा है, हर NADH2 के लिए 1 ATP का। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना बच्चों कि अगर बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया में हमेशा और हमेशा नेट गेन 38 ATP का होगा। आपके दिमाग में बात आएगा ऐसा क्यों, क्योंकि वहां पर शटल सिस्टम है ही नहीं। जब वो बैक्टीरिया एरोबिक है उसके अंदर जो ईटीएस चलेगा उसमें कहीं भी कोई नुकसान नहीं है, शटल सिस्टम है ही नहीं, इसलिए हमेशा बैक्टीरिया एज प्रोकैरियोट्स लैक शटल सिस्टम, हेंस दे ऑलवेज गेट 38 ATP फ्रॉम एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ 1 ग्लूकोज। तो ये तो बात हो गई बच्चों शटल सिस्टम की कि शटल सिस्टम क्या होता है। नेक्स्ट है बच्चों, हम लोग अब कैलकुलेट करेंगे कितने ATP और NADPH या FADH सिंथेसाइज हो रहे हैं, कितने ATP और NADPH या FADH सिंथेसाइज हो रहे हैं टोटल।
तो हम लोग यहां पे एक ग्लूकोज से शुरुआत कर रहे हैं बच्चों कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल अगर एरोबिक रेस्पिरेशन में एंटर करता है, क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं बच्चों इस पेज से, इससे आपको अलग अलग स्टेप से पूछा जाता है क्वेश्चन, इसलिए ध्यान से समझना है कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल अगर एंटर कर रहा है ग्लाइकोलाइसिस में, तो आपको मैंने बताया था शुरुआत में 2 एटीपी कंज्यूम हो रहे हैं, तो ये खर्च होने वाला है एटीपी, और मिलता क्या है, तो 2 NADH2 बनता है, और 4 एटीपी जो ये बन रहा है बच्चों, ये SLP से बनता है, 4 एटीपी SLP से बनता है। तो ग्लाइकोलाइसिस, ये स्टेप यहां से यहां तक बच्चों किसकी बात की गई, ग्लाइकोलाइसिस की। और क्या बना, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड बनता है, पहला पायरुविक एसिड 3 कार्बन का यहां पे, दूसरा पायरुविक एसिड 3 कार्बन का यहां पे, तो 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड का बनता है और 2 NADH2 और 4 एटीपी SLP से बनते हैं। अब ये NADH2 अगर NADH2 मैलेट एस्पार्टेट शटल के थ्रू जा रहा है बच्चों, तो मैलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम में कोई भी एटीपी का नुकसान नहीं हो रहा है, तो नेट गेन यहां पे 6 एटीपी का हो जाएगा। लेकिन अगर ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल के थ्रू जा रहा है तो हर NADH2 के लिए 1 एटीपी कम मिलेगा, इसलिए 4 एटीपी ही मिल पाएंगे। तो अगर ये डायरेक्टली NADH2 चला जाता तो 6 एटीपी, तो यहां पे कोई नुकसान, मैलेट एस्पार्टेट शटल जस्ट अभी बताया आपको कि मैलेट एस्पार्टेट शटल में 6 एटीपी मिलेगा और ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल में 4 एटीपी। तो अगर पूछा जाए केवल ग्लाइकोलाइसिस का, तो अगर मैलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम लेते हैं तो 6 एटीपी प्लस 4 एटीपी टोटल बना है बच्चों, 6 एटीपी प्लस 4 एटीपी टोटल बना, तो बना कितना, 6 एटीपी और 4, 6 प्लस 4 10 एटीपी बना, और 2 कंज्यूम हुआ है बच्चों, 2 कंज्यूम हुआ है यहां पे, 2 एटीपी यहां पे कंज्यूम हुआ। तो अगर हम 2 एटीपी को माइनस कर दें, तो अगर पूछा जाए तो क्या जवाब दोगे, नेट गेन ग्लाइकोलाइसिस का केवल बात करें, केवल ग्लाइकोलाइसिस की, तो ये 8 एटीपी मिलेगा। अगर मैलेट एस्पार्टेट शटल चल रहा है, शटल सिस्टम ऑपरेट हो रहा है, तो वहां पे नेट गेन केवल ग्लाइकोलाइसिस का पूछा जाए तो 8 एटीपी। लेकिन अगर ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल सिस्टम चल रहा है तो 4 एटीपी ETS के थ्रू, 4 एटीपी बच्चों SLP के थ्रू, तो टोटल प्रोड्यूस्ड कितना होगा, 8 एटीपी, और 2 कंज्यूम हुए हैं तो 2 एटीपी माइनस कर देंगे तो नेट गेन 6 एटीपी का होगा। तो याद रखना है बच्चों कि ग्लाइकोलाइसिस के दौरान जो साइटोसोलिक NADH2 है, अगर वो मैलेट एस्पार्टेट शटल के थ्रू जाता है तो यहां पे ग्लाइकोलाइसिस का नेट गेन कितना हो जाएगा, 8 एटीपी, और अगर ग्लिसरॉल फॉस्फेट होता है तो 6 एटीपी। यहां तक आपको समझ में बात आ गई। अब पायरुविक एसिड की बात करते हैं। पायरुविक एसिड के बाद क्या होता है, लिंक रिएक्शन, और लिंक रिएक्शन में आपने देखा था कि एक मॉलिक्यूल से एक एसिटाइल कोएंजाइम है, दूसरे मॉलिक्यूल से दूसरा एसिटाइल कोएंजाइम है। तो आप देखो यहां पे एक पायरुविक एसिड से एक CO2 निकलता है, यहां से भी दूसरे पायरुविक एसिड 2 CO2 दूसरा CO2 निकल जाएगा। अब एक NADH2 का वैल्यू 3 एटीपी, यहां भी 3। तो अगर पूछा जाए कि एक पायरुविक एसिड से लिंक रिएक्शन में कितने एटीपी, 3, तो 2 से, तो टोटल कैलकुलेट करेंगे तो हमें 3 + 3 लिंक रिएक्शन से 3 यहां पे और 3 यहां पे, 6 एटीपी लिंक रिएक्शन में बच्चों मिलेगा ETS के थ्रू, क्योंकि NADH2 ETS के थ्रू एटीपी बनाता है। अब एसिटाइल कोएंजाइम में जो 2 मॉलिक्यूल बना है पायरुविक एसिड के बाद लिंक रिएक्शन में, अब ये एक मॉलिक्यूल से एक एसिटाइल कोएंजाइम है, दूसरे मॉलिक्यूल से दूसरा एसिटाइल कोएंजाइम है। एक एसिटाइल कोएंजाइम का देखते हैं, 2 कार्बन है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन के दौरान 2 CO2 निकल जाएगा। एक क्रेब साइकिल में 3 NADH2 बनता है बच्चों, तो 9 एटीपी होगा, क्योंकि 1 NADH2 से 3 एटीपी, तो 3 NADH2 से 9 एटीपी। 1 FADH2 बनता है बच्चों, तो हम कह सकते हैं 2 एटीपी बनेगा 1 FADH2 से, और 1 एटीपी यहां पे वैल्यू इसका 1 एटीपी के ही बराबर है। तो अगर आप इस तीनों को ऐड करोगे तो 9 + 2 + 1 कितने हुए, 12 एटीपी। तो अगर एक क्रेब साइकिल से पूछा जाए कितने एटीपी मिल रहे हैं, एक एसिटाइल कोएंजाइम एंटर करता है तो एक क्रेब साइकिल चलेगा तो एक एसिटाइल कोएंजाइम उसमें एंटर करेगा तो हमें 12 एटीपी मिलेंगे। ठीक उसी तरह से ये कॉपी होगा बच्चों कि एक एसिटाइल 2 CO2 यहां भी है, यहां भी है, तो यहां भी हम कह सकते हैं कि ये टोटल करेंगे तो 12 एटीपी यहां पे भी आएगा, और ये 12 एटीपी
को 2 क्रेब साइकिल के जोड़ दें, क्योंकि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड बना था, दोनों पायरुविक एसिड 2 मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम में से कन्वर्ट हुए थे, और एक मॉलिक्यूल से 12 और दूसरे मॉलिक्यूल से भी 12, तो हम कैलकुलेट करेंगे क्रेब साइकिल में टोटल, तो हम कह सकते हैं 24 एटीपी मिलेगा, 24 एटीपी मिलेगा बच्चों। अब ये अगर आप टोटल ऐड करोगे तो आप देखो, अगर मैलेट एस्पार्टेट शटल लोगे तो 28 प्लस 6 प्लस ये, तो आपको 38 एटीपी मिलेगा अगर मैलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम चल रहा है तो। नहीं तो अगर ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल सिस्टम चल रहा है 6 प्लस 24, तो आपके पास नेट गेन 36 एटीपी का आएगा। तो 38 एटीपी बच्चों कब आ रहा है? जब मैलेट एस्पार्टेट शटल ऑपरेट हो रहा है, और 36 एटीपी कब आ रहा है? जब ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल सिस्टम ऑपरेट हो रहा है। तो आपको याद रखना होगा इस चीज को कि किस कब कहां पे कितना एटीपी कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में अलग अलग तरह से, एक मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम में से भी पूछ सकते हैं, एक मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड से भी पूछ सकते हैं, तो इस तरह से पूछा जा सकता है। मान लो क्वेश्चन आ गया कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड अगर ऑक्सीडेशन में जाता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो कितने एटीपी? तो आप 12 प्लस 3 कैलकुलेट कर लो, 15 एटीपी आएगा। इस तरह से बच्चों आप एटीपी का कैलकुलेशन कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है बच्चों कि रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट क्या है? तो जो हम लोगों ने अभी बच्चों कैलकुलेट किया एक ग्लूकोज से, उसी चीज का एक टेबुलर फॉर्म है जो मैंने अभी आपको बताया। अब आप देखो स्टेप्स, कितनी बार एएमपी पाथवे मतलब ग्लाइकोलाइसिस कितनी बार ऑपरेट होता है? नंबर ऑफ टर्न, एक बार। लिंक रिएक्शन, क्योंकि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड बनता है, तो 2 मॉलिक्यूल है तो 2 बार लिंक रिएक्शन चलेगा, और उसी तरह से 2 बार क्रेब साइकिल भी ऑपरेट होगा। अब एटीपी थ्रू एसएलपी, तो एसएलपी से कितने एटीपी बन रहे थे ग्लाइकोलाइसिस में? 4, और एसएलपी से जो एटीपी बन रहा था क्रेब साइकिल में 2 जीटीपी के फॉर्म में, एक बार में 1 जीटीपी, 2 बार में 2 जीटीपी। अब एटीपी थ्रू ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, अब बच्चों यहां पे 6 और /4 दे रखा, तो 6 जो है वो किसके थ्रू आया है? मैलेट एस्पार्टेट, और 4 आपको बता दिया अभी मैंने ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल के थ्रू। तो ये 6 कब आएगा आपको याद रखना होगा? मैलेट एस्पार्टेट शटल, और ये फॉस्फेट शटल 4 के लिए। क्रेब साइकिल लिंक रिएक्शन में 6 और ये 22। ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में 22 क्यों आया बच्चों? क्योंकि यहां पे एसएलपी को काउंट नहीं किया गया, एसएलपी अलग लिया गया है और ईटीएस के थ्रू अलग लिया गया है। अब टोटल एटीपी कंज्यूम कितना हुआ? तो कंज्यूम तो केवल ग्लाइकोलाइसिस में होता है, लिंक रिएक्शन में कंजम्पशन नहीं होता, और क्रेब साइकिल में कंजम्पशन नहीं होता। तो टोटल आप बच्चों ऐड करोगे तो 6 + 2 8 आएगा नेट गेन, 4 + 2 6 आएगा, तो ये 8 जो कि आपको बता दिया मैलेट एस्पार्टेट शटल, और 6 ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल, 6 का 6 आ जाएगा बच्चों, और 24। तो टोटल आप करोगे फिर से यहां पे, या तो आप टोटल का एडिशन करोगे तो यहां पे या तो फिर से 38 या 36 एटीपी आपके पास मिलने वाले हैं। तो ये या तो 38 आएगा, नहीं तो 36 एटीपी आएगा बच्चों। तो यहां तक तो बात होगी रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट में आप कैलकुलेशन कैसे करोगे। स्टूडेंट्स, जो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया कि नेट गेन या तो 36 होगा नहीं तो 38, ये सारी बातें थ्योरेटिकल होती है, क्योंकि रियलिटी में ये कैलकुलेशन एक थ्योरेटिकल एक्सरसाइज माना जाता है, और ये कैलकुलेशन हम तभी कर सकते हैं जब हम कुछ बातों को एज्यूम करें। मतलब प्रैक्टिकली ये सब बातें कि 36 एटीपी एक साथ या 38 एटीपी एक साथ एक ग्लूकोज के टूटने से मिलेगा सेल के अंदर, ये पॉसिबल नहीं है। ये थ्योरेटिकल बातें हैं। हमें थ्योरेटिकली कैलकुलेट करने के लिए तो सही है कि 36 या 38 एटीपी मिलेगा, और ये 36 या 38 एटीपी तभी हम कैलकुलेट कर पाएंगे जब हम कुछ बातों को एज्यूम करेंगे। और सबसे पहला अजम्पशन है बच्चों कि हमें यह मानना होगा कि यहां पे हर पाथवे एक सीक्वेंशियल और ऑर्डरली मैनर में चल रहा है। जैसे कि पहले ग्लाइकोलाइसिस हुआ, फिर लिंक रिएक्शन हुआ, फिर क्रेब साइकिल हुआ, और उसके बाद ईटीएस पाथवे एक के बाद एक होता चला गया। मींस ग्लूकोज से हमने शुरू किया था, ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट करेगा, और फिर लिंक रिएक्शन में जाएगा पायरुविक एसिड, और फिर एसिटाइल कोएंजाइम में क्रेब साइकिल में जाएगा, और जो भी NADH2 और FADH2 बन रहे हैं वो ईटीएस में जाएगा। ये हमें एज्यूम करना होगा कि हर पाथवे एक के बाद दूसरा शुरू हो रहा है। फिर दूसरा एग्जाम्पशन हमें करना होगा कि जो भी NADH2 बच्चों सिंथेसाइज हुआ है, जो भी NADH2 सिंथेसाइज हुआ है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाए और उससे एटीपी
बन जाएगा। चाहे कोई भी सटल सिस्टम हो, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उस NADH2 को लेकर जाएगा और ATP सिंथेसाइज करवाएगा। ये दूसरा एजम्पशन है बच्चों। तीसरा एजम्पशन है कि कोई भी दूसरा नन ऑफ द इंटरमीडिएट इन द पाथवे आर यूटिलाइज्ड टू सिंथेसाइज एनी अदर कंपाउंड। हमें यह मानना होगा कि इस पाथवे के दौरान जो भी इंटरमीडिएट है वो कोई दूसरा कंपाउंड बनाने के लिए इन्वॉल्व नहीं हो रहा, उसे सेल कहीं भी दूसरे पाथवे में एंटर नहीं करवा रहा, उस इंटरमीडिएट को बाहर नहीं निकाला जा रहा। और जो चौथा एजम्पशन है कि इस पाथवे में हमें यह मानना होगा केवल ग्लूकोज का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, नो अदर अल्टरनेटिव सबस्ट्रेट आर एंटरिंग इन द पाथवे एट एनी स्टेज ऑफ द इंटरमीडिएट स्टेज, कि कोई भी दूसरा मॉलिक्यूल इस पाथवे के दौरान एंटर नहीं कर रहा है। अगर इन चारों एजम्पशंस को हम एज्यूम करेंगे कि हर पाथवे एक के बाद एक चल रहा है, NADH2 जो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान सिंथेसाइज हुआ, माइटोकॉन्ड्रियल ETS में पहुंच गया, उसका एनर्जी मिल गया हमें, फिर कोई भी दूसरा इंटरमीडिएट किसी दूसरे पाथवे में इन्वॉल्व नहीं है और ग्लूकोज ही रेस्पिरेशन में भाग ले रहा है, तो हम मान पाएंगे कि हमें नेट गेन के रूप में 36 या 38 ATP मिलेगा। बट दिस काइंड ऑफ एजम्पशन, बच्चों याद रखना, NCERT का लाइन है ये, दिस काइंड ऑफ एजम्पशन इज नॉट रियली वैलिड इन लिविंग सिस्टम। लिविंग सिस्टम में इस तरह का एजम्पशन रियली वैलिड नहीं होता। लिविंग सिस्टम में सभी पाथवे बच्चों एक के बाद एक नहीं, सब साथ साथ ऑपरेट हो रहे होते हैं। ऑल पाथवे वर्क साइमल्टेनियसली, डू नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर अनदर। मीन सारे पाथवे एक साथ ऑपरेट हो रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि सेल के अंदर पहले ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट हो जाएगा, तब लिंक रिएक्शन शुरू होगा, उसके बाद क्रेब साइकिल शुरू होगा, ऐसा नहीं है। ग्लाइकोलाइसिस भी अलग चल रहा है, लिंक रिएक्शन भी अलग चल रहा है, क्रेब साइकिल भी चल रहा है और ETS भी साथ साथ, सभी पाथवे साथ साथ ऑपरेट होते हैं सेल के अंदर, ऐसा होता है। फिर दूसरा आपको याद रखना होगा कि सबस्ट्रेट जो एंटर कर रहा है पाथवे में, जब चाहे तब उसे एंटर करवाया जा सकता है एंड आर विड्रॉन फ्रॉम इट एज एंड व्हेन नेसेसरी। ये बात याद रखना बच्चों, सेल जब और जहां चाहे, एज एंड व्हेन, जरूरत के अनुसार वो किसी भी सबस्ट्रेट को एंटर करवा सकता है उस पाथवे में, और अकॉर्डिंग टू नीड वो पाथवे किसी भी इंटरमीडिएट को सेल के बाहर उस पाथवे से बाहर निकाल सकता है और दूसरे मेटाबॉलिक पाथवे में एंटर करवा सकता है। फिर ATP जब भी जरूरत होगी, जो भी ATP बनता जा रहा है, जब और जहां जरूरत होगी बच्चों उसको यूज किया जा सकता है। और एंजाइमेटिकली रेट, जो पाथवे का रेट है, जो एंजाइम के थ्रू कंट्रोल्ड है, उनके रेट को हम कंट्रोल कर सकते हैं, सेल के अंदर कंट्रोल किया जा सकता है। और उसके बहुत सारे तरीके सेल के अंदर होते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द नीड, जब जरूरत हो रेट बढ़ाया जाएगा, जब जरूरत हो रेट घटाया जाएगा, ये सेल के जरूरत पर डिपेंड करता है। और साथ ही साथ ये हमें मानना होगा कि ये सभी पाथवे ऑपरेट साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। येट आपको ये मानना होगा इट इज यूजफुल टू डू दिस एक्सरसाइज। हम ये एक्सरसाइज फिर करते क्यों हैं? इट इज यूजफुल टू डू दिस एक्सरसाइज टू एप्रिसिएट द ब्यूटी एंड एफिशिएंसी ऑफ द लिविंग सिस्टम इन द एक्सट्रैक्शन एंड स्टोरिंग एनर्जी। हमें यह मानना होगा कि ये सारे पाथवे एक साथ ऑपरेट हो रहे हैं। आपको एप्रिसिएट करना चाहिए कि लिविंग सिस्टम के अंदर सारे पाथवे एक साथ ऑपरेट हो रहे हैं, कितनी एफिशिएंटली ऑपरेट हो रहे हैं कि हमें हमेशा एनर्जी हमारे नीड के लिए मिलता रहता है। और जो नेट गेन है एनर्जी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, हम कह सकते हैं कि वो कितना है बच्चों, 38 ATP। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन से हमने नेट गेन जो ATP का मिलता है वो कितना, 38। तो बच्चों यहां पे 38 ATP दे रखा है NCERT में, इसलिए हम लोगों ने यहां पे 38 ATP, तो 36 भी हो सकता है और 38, लेकिन आपको मानना है NCERT के अनुसार 38 ATP ही है। तो ये जो रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट में आपने पढ़ा बच्चों कि ये जो भी हम कैलकुलेशन करते हैं 36 और 38 एक साथ एक्यूमुलेटेड फॉर्म में पॉसिबल नहीं है। ये सब थ्योरेटिकल बातें, प्रैक्टिकली रियलिटी में ये एक बातें तभी पॉसिबल है जब हम कुछ एजम्पशंस को मानेंगे, अदरवाइज ये सारी बातें थ्योरेटिकल होगी। रियलिटी में ये पाथवे आपको मानना है कि सब पाथवे साइमल्टेनियसली जब और जहां चाहे ATP का यूज कर सकता है, जिस सबसेट को चाहे एंटर करवाया जा सकता है पाथवे में और बाहर निकाला जा सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। नेक्स्ट है बच्चों एम्फीबोलिक पाथवे। एम्फीबोलिक पाथवे क्या होता है? तो बच्चों मैंने आपको बताया था एम्फीबोलिक पाथवे शुरुआत में ही कि ऐसा कोई पाथवे जिसमें कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म साथ साथ ऑपरेट होता हो।
कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म साथ साथ ऑपरेट होता हो तो हम उस पाथवे को एम्फीबोलिक पाथवे कहते हैं। रेस्पिरेशन देखने में लगता है कैटाबॉलिक क्योंकि फूड का ब्रेकडाउन होता है यहाँ पे सिंपल कंपाउंड में, इसलिए हम कहते हैं सिंपली कि ये कैटाबॉलिज्म है। लेकिन ये भी आपको मानना होगा कि इस पाथवे के बहुत सारे इंटरमीडिएट्स ऐसे हैं जो कि अलग अलग पाथवे में इन्वॉल्व होकर नए नए कार्बन कंपाउंड बनाते हैं। एनसीईआरटी ने इस कार्बन कंपाउंड को कार्बन स्केलेटन के रूप में लिखा है और इसका एग्जांपल मैंने आपको पहले ही बताया है कि या तो क्लोरोफिल सिंथेसिस मान ले, एमिनो एसिड सिंथेसिस मान ले, अलग अलग पाथवे में इन्वॉल्व होते हैं। तो कार्बन स्केलेटन प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड एज अ प्रिकर्सर फॉर दी, प्रिकर्सर के रूप में जहां से किसी भी मॉलिक्यूल की सिंथेसिस शुरू होता है बच्चों, उसको प्रिकर्सर कहते हैं। तो प्रिकर्सर फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ अदर मॉलिक्यूल इन सेल। अब बच्चों पाथवे में रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट फैट भी हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, प्रोटीन्स भी हो सकते हैं। आसानी से समझने के लिए हम लोग कार्बोहाइड्रेट से शुरू करते हैं क्योंकि मोस्ट प्रेफर्ड सबस्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि मेन पाथवे इसी को मानते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट में बच्चों हमने यहां पे लिया ग्लूकोज, सिंपल शुगर लिया और उसमें क्या लिया, ग्लूकोज। अब आपने पूरा पाथवे ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल पढ़ रखा है, तो यहां पे आपको ये पाथवे दिया है कि ग्लूकोज जब एंटर करता है तो पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनता है और फिर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनता है, 3-3 कार्बन का कंपाउंड, और फाइनली ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में बच्चों कन्वर्ट हो जाता है। यहां से यहां तक ग्लाइकोलाइसिस की बात हुई। फिर जब लिंक रिएक्शन होता है तो ये पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में बदलता है और एसिटाइल कोएंजाइम में क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है और क्रेब्स साइकिल में एंटर करके वो CO2 को रिलीज करता है और H2O भी ETS के थ्रू हमें मिल जाता है और यहाँ पे ये इसके इंटरमीडिएट में अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड दे रखा है। तो ये पाथवे ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन का है बच्चों। तो ग्लूकोज डायरेक्टली यहाँ पे पाथवे में एंटर कर जा रहा है। लेकिन अगर फैट और प्रोटीन्स की बात करें तो एनसीईआरटी एक जगह लिखता है बच्चों कि प्योर फॉर्म में फैट और प्रोटीन्स डायरेक्टली रेस्पिरेशन में भाग नहीं ले सकते। उसका कारण यहां पे समझो कि ये जो फैट है बच्चों पहले ये टूटेगा लाइपेज एंजाइम की मदद से, या उसको कह दे ऑक्सीडेशन करेंगे फैट का, तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिलता है। 2 कंपाउंड में टूटता है फैट्स, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। बच्चों ये जो ग्लिसरॉल है ये भी ऑक्सीडेशन पाथवे में एंटर कर सकता है। ये टूटेगा ग्लिसरॉल ये किसमें कन्वर्ट होगा, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, और वो भी ग्लिसरॉल्डिहाइड बनकर फिर आगे पाथवे में एंटर कर जाएगा। तो ये जिस पाथवे से बच्चों यहां से ये ग्लिसरॉल यहां से ये किसमें एंटर कर गया, ग्लाइकोलाइटिक पाथवे में एंटर कर गया, तो इसका भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा। फैटी एसिड बच्चों 2-2 कार्बन के कंपाउंड में ये क्या होगा, टूटेगा। तो ये जो कैटाबॉलिज्म होगा, फैटी एसिड का ब्रेकडाउन होगा, तो हम उसे कैटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। और फैट के ब्रेकडाउन को बच्चों हम बीटा ऑक्सीडेशन नाम देते हैं। बीटा ऑक्सीडेशन आपने केमिस्ट्री के अनुसार पढ़ा होगा कि जो जहां पे फंक्शनल ग्रुप होते हैं उसे अल्फा और उसके ठीक बगल वाले कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं। तो जब फैटी एसिड टूटता है बच्चों तो 2-2 कार्बन का कंपाउंड टूटता चला जाता है, इसलिए हम इस प्रोसेस को बीटा ऑक्सीडेशन कहते हैं कि सेकंड कार्बन पे ब्रेकडाउन होता है। और यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम में 2-2 कार्बन का कंपाउंड बनता चला जाता है एसिटाइल कोएंजाइम के रूप में। तो फैट टूटेगा तो एसिटाइल कोएंजाइम के रूप में बीटा ऑक्सीडेशन से एंटर करेगा और पाथवे में आगे बढ़ेगा। मतलब आप देख सकते हो कि फैट्स भी टूट रहा है तो फैटी एसिड भी एंटर कर रहा है पाथवे में और ग्लिसरॉल भी एंटर कर रहा है। स्टेप अलग अलग हो सकते हैं एंट्री के, लेकिन एंटर तो कर रहा है, ब्रेकडाउन तो हो रहा है। लेकिन आपको एक भी साथ साथ ये भी ध्यान देना है कि जहां पे वो बच्चों एंटर कर रहा है वहीं से अगर हम चाहे तो एनाबॉलिक भी करवा सकते हैं पाथवे में, मीन सिंथेसाइज भी करवा सकते हैं। जब हमें फैट बनाने की, ये तो फैट तोड़ने की बात थी तो कैटाबॉलिज्म कह दिया, लेकिन अगर हमें हमारे बॉडी को फैट अगर बनाना है तो वो क्या करेगा, एसिटाइल कोएंजाइम को यहाँ के पाथवे एसिटाइल कोएंजाइम को जोड़ना शुरू कर देगा बच्चों, और इस जोड़ने के प्रोसेस को हम कहेंगे एनाबॉलिज्म। तो फैट्स को बनाने के लिए एसिटाइल कोएंजाइम में जुड़ता चला जाएगा और एसिटाइल कोएंजाइम में जुड़कर फैटी एसिड बनाएगा और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से DHAP बनेगा और फिर ग्लिसरॉल बनाएगा और फिर ये दोनों जुड़ जाएंगे तो फैट बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जिस पाथवे से ये कैटाबॉलिक पाथवे को एंटर कर रहा है उसी पाथवे से अगर अपोजिट डायरेक्शन में आए तो ऑलमोस्ट सारे स्टेप सेम होते हुए हम उसको जोड़ते चले जाएं तो हम कहेंगे एनाबॉलिक पाथवे भी हो रहा है। तो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म साथ में दिख रहा है कि नहीं, तो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म साथ में दिखता है यहाँ पे। तो ये तो बात हो गई बच्चों फैट की। अब हम प्रोटीन्स की बात करते हैं। तो प्रोटीन्स जब भी टूटता है प्रोटीएज एंजाइम की मदद से एमिनो एसिड में टूटेगा, छोटे छोटे एमिनो एसिड में टूटेगा।
अब एमिनो एसिड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द एमिनो एसिड, एमिनो एसिड में कितने कार्बन है इस पर डिपेंड करता है कि वो आगे कैटाबॉलिक क्रिएशन में पायरुविक एसिड में एंटर करेगा या एसिटाइल कोएंजाइम में एंटर करेगा या अल्फा कीटोग्लुटारिक एसिड में या किसी दूसरे इंटरमीडिएट के रूप में, क्योंकि 4 कार्बन में भी ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के फॉर्म में एंटर कर सकता है। तो एमिनो एसिड में कैटाबॉलिज्म में कार्बन नंबर पर डिपेंड करेगा एमिनो एसिड में, और अकॉर्डिंग टू कार्बन नंबर वो अकॉर्डिंगली या तो पायरुविक एसिड के रूप में, देखो एरो इधर आ रहा है, एसिटाइल कोएंजाइम के रूप में और अल्फा कीटोग्लुटारिक एसिड के रूप में। तो यहां पे बच्चों जब कैटाबॉलिज्म होता है तो हम एक प्रोसेस फॉलो करते हैं जिसका नाम है डीएमिनेशन। डीएमिनेशन का मतलब होता है बच्चों, डीएमिनेशन का मतलब होता है अमोनिया रिमूवल, एमिनो एसिड से अमोनिया निकाल दे, नाइट्रोजन ग्रुप निकाल दे, तो जो बचेगा उसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड, और ये ऑर्गेनिक एसिड यहाँ के किसी भी पाथवे में पाथवे के इंटरमीडिएट के रूप में एंटर कर जाएगा। लेकिन अगर हमें कोई नया एमिनो एसिड बनाना है बच्चों, ये तो कैटाबॉलिज्म था जब डीएमिनेशन कर रहे थे, अब हमें कोई नया एमिनो एसिड बनाना है तो हम क्या करते हैं, इसमें हम एमिनो ग्रुप जोड़ देते हैं, कोई भी एमिनो ग्रुप हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांस एमिनेशन। ट्रांस एमिनेशन कहते हैं बच्चों ट्रांसफर ऑफ अमोनिया, जिसके थ्रू ऑर्गेनिक एसिड, मान लो अल्फा कीटोग्लुटारिक एसिड पे अगर हमने अमीनो ग्रुप जोड़ दिया बच्चों, तो वो क्या बन जाएगा, ग्लूटामिक एसिड बन जाएगा, जो कि एक तरह का एमिनो एसिड होता है। हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो बना था C4 पाथवे का इंटरमीडिएट, जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट होता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, उस पे अगर एमिनो ग्रुप जोड़ देते हैं तो एस्पार्टिक एसिड बन जाता है, तो हम इसको कहते हैं प्रोसेस को ट्रांसएमिनेशन। तो ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है, और बहुत सारे एमिनो एसिड जुड़ेगा तो प्रोटीन्स बन जाएगा। तो आप देख सकते हो बच्चों, जिस पाथवे से ये टूट कर एंटर कर रहा है पाथवे में, उसी पाथवे से जब हम उसी मॉलिक्यूल को जोड़ना शुरू करेंगे एमिनो ट्रांसएमिनेशन से, तो एमिनो एसिड बन जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस पाथवे में, पूरे पाथवे में आप देख सकते हो कि कैटाबॉलिक भी दिख रहा है और एनाबॉलिक भी दिख रहा है। अब आपके दिमाग में आएगा फैट का तो कैटाबॉलिक एनाबॉलिक दोनों दिखा, प्रोटीन्स का कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक दोनों दिखा, लेकिन आप यहां पे याद करना है कार्बोहाइड्रेट्स यहां पे टूट रहा है। कार्बोहाइड्रेट बनता भी बच्चों इसी पाथवे से, आपको याद होगा 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना था पहला स्टेबल प्रोडक्ट, और वहां से फिर ग्लूकोज का सिंथेसिस करवाया गया था बच्चों केल्विन साइकिल में। तो यहां पे 3-PGA इंटरमीडिएट बनता है, और वहां से आप देखो वापस लौटेंगे तो ग्लूकोज भी बनाया जा सकता है। तो ये पाथवे भी एनाबॉलिज्म दिखाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ऐसा कोई पाथवे जिसमें कैटाबॉलिज्म के साथ साथ एनाबॉलिज्म दोनों हो रहा हो, तो हम उस पाथवे को एम्फीबोलिक पाथवे कहते हैं। तो ये तो बात हो गई बच्चों कि एम्फीबोलिक पाथवे क्या होता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स एनारोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन। बच्चों एनारोबिक रेस्पिरेशन जैसा हम जानते हैं कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, और ये कुछ बैक्टीरिया में देखा जाता है और ईस्ट में भी देखा जाता है, और जर्मिनेटिंग सीड्स में देखने को मिलता है। ये फर्मेंटेशन प्रोसेस जो होता है बच्चों ऑक्सीजन के बिना होता है, और इस प्रोसेस की शुरुआत अगर हम बात करते हैं तो ग्लाइकोलाइसिस से शुरुआत होती है, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि ग्लाइकोलाइसिस एक कॉमन पाथवे होता है बिटवीन एरोबिक और एनारोबिक। चाहे कोई ऑर्गेनिज्म एरोबिक हो उसमें भी ग्लाइकोलाइसिस होगा, और एनारोबिक है तो भी ग्लाइकोलाइसिस होगा। और ग्लाइकोलाइसिस की शुरुआत करते हैं बच्चों तो ग्लूकोज से ब्रेकडाउन होता है और ये पायरुविक एसिड बनता है। ये आपने पढ़ रखे हो पहले। अब ये जो फर्मेंटेशन होता है बच्चों ये 2 तरह का होता है, एक होता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और दूसरा होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो किसी भी फर्मेंटेशन को शुरू करने से पहले हम देखते हैं बच्चों की ग्लाइकोलाइसिस में क्या क्या हो रहा है, जो कि आपने पहले पढ़ रखा है। तो ग्लाइकोलाइसिस में जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो पहले 2 ATP कंज्यूम करके ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बनाता है 3 कार्बन का, और ये 2 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल्डिहाइड का बनता है बच्चों, जिसे हम ट्रायोज फॉस्फेट भी कहते हैं, क्योंकि ये 3 कार्बन का फॉस्फोरस कंटेनिंग एल्डिहाइड है। तो ट्रायोज फॉस्फेट कहा जाता है इसको, और ये ट्रायोज फॉस्फेट जो कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट है, ये कन्वर्ट होता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, और ये भी 2 मॉलिक्यूल बनता है बच्चों, जो 3 कार्बन का कंपाउंड होता है, और इस प्रोसेस में 2 ATP SLP के थ्रू बनता है। तो ये जो ATP बन रहा है बच्चों ये कैसे बन रहा है, SLP से, और NADH2 भी बनता है। अब NADH2 जो बनता है बच्चों, यहां से हाइड्रोजन कौन देता है इस NAD+ को, ये NADH2 बन तो रहा है, लेकिन हाइड्रोजन डोनर कौन है, तो हाइड्रोजन डोनर होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। और ग्लाइकोलाइसिस में जो लाइन लिखा है आपने पढ़ा होगा, 2 रिडॉक्स इक्विवेलेंट आर रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट से हाइड्रोजन को
निकाला जाता है और किसको दे दिया जाता है, NAD+ को, और NAD+ इससे बन जाता है NADH2 में। बच्चों यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है तो 2 NAD+ आएगा और 2 NADH2 में कन्वर्ट होगा। अब ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बदल चुका है किसमें, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, जो 3 कार्बन का कंपाउंड है, और ये अब कन्वर्ट होता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट में, और फॉस्फोइनोल पायरुवेट से बन जाता है पायरुविक एसिड, और ये SLP से यहाँ पे दो ATP यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल पेप का भी बनेगा बच्चों, और 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड भी प्रोड्यूस होगा। तो 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड बन जाता है। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में बदलता है, जिसमें आप देखो SLP से 4 ATP बन रहे हैं और 2 NADH2 मिलता है, जिसमें कि 2 ATP कंज्यूम हो चुका है। तो ये तो ग्लाइकोलाइसिस आपने पहले भी पढ़ चुका है बच्चों। अब यहाँ पे हम लोग अब शुरू करते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के बाद, कि पायरुविक एसिड बनने के बाद अगर ऑक्सीजन, मैंने आपको फेट ऑफ पायरुवेट में बताया था कि अगर ऑक्सीजन नहीं मिला तो ये पायरुविक एसिड साइटोप्लाज्म में ही रह जाएगा, और साइटोप्लाज्म में रहकर फर्मेंटेशन की शुरुआत करेगा, और ये फर्मेंटेशन जिस तरह का ऑर्गेनिज्म है उस पर डिपेंड करेगा कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगा कि लैक्टिक एसिड। तो यहां पे पहले हम मान के चल रहे हैं कि ये प्रोसेस ईस्ट में हो रहा है, और ईस्ट में अगर हो रहा है तो पायरुविक एसिड ग्लाइकोलाइसिस के दौरान बना और ऑक्सीजन नहीं है, तो हम कहेंगे कि पायरुविक एसिड इथेनॉल में कन्वर्ट होगा। तो 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड का है तो 2 मॉलिक्यूल इथेनॉल भी बच्चों बनेगा। अब ये जो इथेनॉल बनता है पायरुविक एसिड से, ये 2 स्टेप का प्रोसेस है बच्चों। 2 स्टेप में पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है इथेनॉल में, जिसमें कि पहला स्टेप जो होता है इसे हम कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। क्या नाम दिया जाता है, डीकार्बोक्सिलेशन, जिसमें CO2 का रिमूवल होता है बच्चों। तो 1 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड का होता है तो 1 CO2 निकलता है, और अगर 2 मॉलिक्यूल है यहाँ पे तो हम कह सकते हैं 2 CO2 मॉलिक्यूल रिलीज होगा। और ये 3 कार्बन का कंपाउंड है, 2 मॉलिक्यूल, तो ये 1 मॉलिक्यूल से 1 कार्बन, तो 2 मॉलिक्यूल से 2 कार्बन निकला, तो कार्बन नंबर कम हो जाता है, और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल एसिटल्डिहाइड का बनता है। अभी जो 2 मॉलिक्यूल एसिटल्डिहाइड का बना है बच्चों, ये 2 मॉलिक्यूल अब कन्वर्ट होता है किसमें, इथेनॉल में, और यहां पे होता है रिडक्शन किसका, एसिटल्डिहाइड का। तो एसिटल्डिहाइड के रिडक्शन के लिए चाहिए यहां पे NADH2। NADH2 क्योंकि 2 मॉलिक्यूल है तो 2 NADH2 चाहिए, और 2 NAD+ में यहां पे कन्वर्ट होगा, तब जाकर यहां पे 2 मॉलिक्यूल इथेनॉल में बदलेगा। तो ये एसिटल्डिहाइड को रिड्यूस करने के लिए बच्चों इसके हाइड्रोजन चाहिए था, तो ये हाइड्रोजन यूज कहां से होगा, लाएगा कहां से, तो NADH2 बच्चों जो यहां पे बना है, ध्यान से समझना, ग्लाइकोलाइसिस में जो 2 NADH2 बना था उसी NADH2 को यहां पे यूज कर लिया जाता है। तो ये NADH2 जो बना है बच्चों, वही NADH2 यहां पे यूज होगा और NAD+ में कन्वर्ट होगा, और ये रिड्यूस होकर इथेनॉल में बदल जाएगा। इसलिए जब हम इथेनॉल अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का कैलकुलेशन करते हैं तो 2 NADH2 बना, और वो 2 NADH2 क्या हो गया, कंज्यूम हो गया, इसलिए इसका कैलकुलेशन नहीं आता। और अगर हमें इथेनॉल प्रोडक्शन का ATP कैलकुलेशन करना है तो हम कह सकते हैं कि 4 ATP SLP से बना, कैसे, 2 यहां पे और 2 यहां पे, और 2 यहां पे कंज्यूम हो गया, तो हम उसको माइनस कर दें तो बताओ बच्चों कितने ATP नेट गेन के रूप में होगा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में, तो ओनली 2 ATP। तो अगर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है बच्चों तो नेट गेन केवल और केवल 2 ही ATP का होगा। क्यों, क्योंकि जो 2 ATP और 2 ATP 4 ATP SLP से बना था, उसमें 2 ATP सेल ने पहले ही कंज्यूम कर रखा है, तो नेट गेन 2 ATP का होगा। अब यहां पे जो पूरा प्रोसेस है बच्चों, ये जो इथेनॉल बना, आप देखो यहां पे आपके दिमाग में आएगा कि जो NADH2 बना है वो इसको यूज क्यों कर लिया, क्यों, क्योंकि एक चीज आपको याद रखना होगा कि ऑक्सीजन नहीं है तो ETS ऑपरेट नहीं होगा, और ETS ऑपरेट नहीं होगा तो NADH2 NAD+ में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर इसको लगातार ग्लाइकोलाइसिस करना है तो दिस विल रिक्वायर फ्री NAD+, और NAD+ फ्री कब होते थे, ETS में हाइड्रोजन देकर। यहां पे ETS ऑपरेट हो नहीं रहा क्योंकि ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, और ऑक्सीजन अवेलेबल अगर नहीं है तो हम कहेंगे कि यहां पे NAD+ फ्री नहीं हो पाएगा, और NAD+ अगर फ्री नहीं हुआ तो अगला ग्लाइकोलाइसिस नहीं चल पाएगा। अगला ग्लाइकोलाइसिस लगातार चलाए रखने के लिए इसको अपने ही NADH2 को जो बनाया है उसी को यूज कर लेना पड़ता है। तो NADH2 किसने लिया, NADH2 के हाइड्रोजन को फाइनली किसने लिया, एसिटल्डिहाइड ने।
क्वेश्चन आया है बच्चों AIPMT में कि फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर कौन होता है। तो फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर अगर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है तो एसिटल्डिहाइड होता है, और डोनर कौन होता है तो ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। क्यों ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, ऐसा क्यों याद रखना है कि बच्चों याद रखना ये जो NADH2 है वही NADH2 यहां पे यूज हो रहा है। इस NADH2 के बनाने के लिए हाइड्रोजन किसने दिया था, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट ने ग्लिसरल्डिहाइड का हाइड्रोजन को यूज किया तो NADH2 बना, और यही हाइड्रोजन यहां पे एसिटल्डिहाइड ने एक्सेप्ट कर लिया। तो इसलिए हम इसको ग्लिसरल्डिहाइड को हाइड्रोजन डोनर मानते हैं और एसिटल्डिहाइड को फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर कहते हैं। तो हाइड्रोजन वर्ड का मतलब हाइड्रोजन H+ और इलेक्ट्रॉन दोनों होता है बच्चों, तो एसिटल्डिहाइड फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर माना जाएगा। किसमें, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में। तो पायरुविक एसिड जो 2 मॉलिक्यूल था वो 2 मॉलिक्यूल पहले डीकार्बोक्सिलेशन के थ्रू एसिटाइलडिहाइड में बदला और एसिटाइलडिहाइड में यहां पे इथेनॉल में बदला। इस प्रोसेस में बच्चों पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम काम करता है डीकार्बोक्सिलेशन के दौरान, और अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज काम करता है जब NADH2 डिहाइड्रोजिनेशन करवाकर एसिटाइलडिहाइड को रिड्यूस करता है, और क्या बनता है, इथेनॉल। ये इथेनॉल 2 कार्बन का होता है बच्चों। तो अगर पूछा जाए कि कितने ATP का नेट गेन होगा तो 2 ATP का टोटल नेट गेन होगा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में। तो यहां तक तो बात हो गई बच्चों अल्कोहलिक फर्मेंटेशन क्या होता है, उसका पाथवे क्या होता है। तो 2 स्टेप में ग्लाइकोलाइसिस होगा और उसके बाद 2 स्टेप में, पहले स्टेप में डीकार्बोक्सिलेशन और फिर रिडक्शन के थ्रू इथेनॉल बन जाएगा। लेकिन अगर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की बात करें तो लैक्टिक एसिड के लिए बच्चों ग्लूकोज से ही शुरुआत होगी, ग्लाइकोलाइसिस यहां पे भी ऑपरेट होगा, और ग्लाइकोलाइसिस ऑपरेट होगा तो आप देखो ग्लूकोज से कन्वर्ट होगा पायरुविक एसिड। जब लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस में जनरली चलता है, एक बैक्टीरिया है बच्चों जो कि मिल्क से कर्ड में कन्वर्ट करता है, तो यहां पे भी ग्लाइकोलाइसिस ऑपरेट होगा, ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में बदलेगा और फिर एक ही स्टेप में, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन 2 स्टेप में इथेनॉल बना रहा था, लेकिन यहां पे एक ही स्टेप में ये जो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है एक ही स्टेप में ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करवा देगा। क्या करवा देगा बच्चों, पायरुविक एसिड से सीधे लैक्टिक एसिड बना देगा। तो यहां पे आप देखोगे कि यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के दौरान CO2 इवॉल्व नहीं होता। ये याद रखना बच्चों, क्वेश्चन आया हुआ नीट में कि ऐसा कौन सा रेस्पिरेशन है जिस दौरान CO2 इवॉल्व नहीं होता। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के दौरान CO2 इवॉल्व नहीं होता। तो यहां पे लैक्टिक एसिड बन रहा है एक ही स्टेप में जहां पर लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज काम करता है, तो पायरुविक एसिड को सीधे रिड्यूस किया जाता है। तो यहां पे पायरुविक एसिड रिड्यूस हो रहा है। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में हाइड्रोजन एक्सेप्टर कौन होगा, फाइनल हाइड्रोजन, तो पायरुविक एसिड है बच्चों। क्यों, क्योंकि इसने सीधे इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया, क्योंकि यहां पे भी रिडक्शन हो रहा है। NADH2 यहां पे NAD+ में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका हाइड्रोजन कौन ले रहा है, पायरुविक एसिड। इसलिए अगर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन पूछा जाए कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर कौन है, तो पायरुविक एसिड मानेंगे। तो 2-3 पॉइंट याद रखना है बच्चों। पहला, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के दौरान CO2 इवॉल्व नहीं होता, फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर कौन होता है, पायरुविक एसिड। और यहां पे एक ही स्टेप में पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाता है किसमें, लैक्टिक एसिड में। तो यहां पे लैक्टिक एसिड बनेगा और फिर यहां पे लैक्टिक एसिड कहां पे प्रेजेंट होगा बच्चों, लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया में देखने को मिलता है ये प्रोसेस। तो प्रोसेस यहां पे ग्लूकोज से शुरू होगा और फिर यहां पे खत्म होगा लैक्टिक एसिड में बच्चों। तो ये तो बातें होगी पाथवे कि किस तरह का पाथवे यूज किया जाता है अल्कोहलिक या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में, और दोनों जगह पे ग्लाइकोलाइसिस ऑपरेट हो रहा है। अगर हम नेट गेन की बात करें कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में नेट गेन क्या होगा, तो फिर से बात आ रही है बच्चों की NADH2 यहां पे भी यूज हो रहा है। तो जो NADH2 ग्लाइकोलाइसिस में बना वो NADH2 यहां पे यूज हो रहा है, तो NADH2 का कोई भी कैलकुलेशन नहीं होगा। तो फिर से बात आती है SLP में 4 ATP बने, 2 ATP कंज्यूम हुआ, तो नेट गेन चाहे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो, दोनों जगह 2 ही ATP का नेट गेन होता है। तो ये तो बात हो गई बच्चों कि नेट गेन 2 ATP का होगा। बच्चों बात करते हैं कि फर्मेंटेशन होता कहां है। तो बच्चों फर्मेंटेशन एनारोबिक कंडीशन के दौरान होता है, ये तो पता है। अब बच्चों ये किन ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, तो हम कह सकते हैं बहुत सारे प्रोकैरियोट्स में फर्मेंटेशन होता है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में फर्मेंटेशन होता है, और साथ ही साथ इन जर्मिनेटिंग सीड्स
मतलब वो सीड जो जर्मिनेट कर रहे हैं बच्चों, वहां पे भी फर्मेंटेशन देखने को मिलता है। तो उसका कारण क्या है बच्चों? तो जर्मिनेशन, जो सीड में जर्मिनेशन हो रहा है, उनके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत फास्ट होती है बच्चों, और सॉइल के अंदर कभी कभी ऑक्सीजन कम हो जाता है, कंसंट्रेशन में ऑक्सीजन अगर कम मिल पाता है तो वहां पे एनारोबिक कंडीशन में में क्या होगा? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन देखने को मिलता है। तो ये तो बात हो गई बच्चों, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जर्मिनेटिंग सीड्स में देखने को मिलता है। अब बच्चों बात करते हैं, चाहे वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, बहुत ज्यादा एनर्जी यहाँ पे रिलीज नहीं हो रही है, और हम लोग कह सकते हैं कि लेस देन 7% ऑफ द एनर्जी प्रेजेंट इन ग्लूकोज इज रिलीज। मतलब ग्लूकोज में जितनी एनर्जी प्रेजेंट है उसका लेस देन 7% एनर्जी ही वहां पे क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है। तो बच्चों अगर बात करें कि ग्लूकोज में 686 किलो कैलोरी एनर्जी प्रेजेंट होता है, तो उस एनर्जी का लेस देन 7% एनर्जी ही यहां पे रिलीज हो पाता है, और उनमें से भी बच्चों, उनमें से भी केवल कुछ अमाउंट एनर्जी ही एटीपी में कन्वर्ट होता है, और बाकी एनर्जी भी हीट के फॉर्म में क्या हो रहा है बच्चों? रिलीज हो जाता है। तो हम कहते हैं कि नॉट ऑल ऑफ इट्स एनर्जी इज ट्रैप्ड एज हाई एनर्जी बॉन्ड्स ऑफ एटीपी। मतलब जितनी एनर्जी फर्मेंटेशन के दौरान रिलीज हुई है उसका भी पूरा का पूरा एनर्जी एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता, और बाकी एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस हो जाता है। तो हम कहते हैं जो एनर्जी एटीपी के रूप में हमें दिखाई देता है फर्मेंटेशन के दौरान, वो होता है बच्चों 2 एटीपी के रूप में ही वो एनर्जी क्या हो पाता है? एटीपी बॉन्ड्स में ट्रैप हो पाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये लेस देन 7% एनर्जी के आसपास ही वहां पे क्या होता है? एटीपी के रूप में हमें दिखाई फर्मेंटेशन के दौरान देता है। अब बच्चों चाहे हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की बात करें या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की बात करें, द प्रोसेसेस आर हजार्डस। तो बात आती है हजार्डस क्यों कहा जा रहा है बच्चों? तो चाहे यहां पे एसिड बने या अल्कोहल बने, लैक्टिक एसिड बने या अल्कोहल बने बच्चों, ये दोनों को हजार्डस कहा गया। उसका कारण क्या है बच्चों? कि चाहे एसिड हो या अल्कोहल हो, क्योंकि उसी कंडीशन में, उसी इन्वायरमेंट में रहकर वो ऑर्गेनिज्म जो है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कर रहा है। तो जैसे जैसे एसिड या अल्कोहल का कंसंट्रेशन बढ़ेगा बच्चों, वो कंडीशन ही उसके लिए क्या हो जाता है? हार्मफुल हो जाता है, हजार्डस होता है। और इसके कारण उसमें हम आगे पढ़ेंगे बच्चों कि ईस्ट में जैसे जैसे अल्कोहल का कंसंट्रेशन बढ़ता है और 13% पे आते ही क्या होता है बच्चों? वहां पे ईस्ट अपने आप, वहां पे अल्कोहल ईस्ट के लिए ही क्या हो जाता है? पॉइजन। इसलिए हम कहते हैं कि ये कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ेगा, चाहे एसिड हो या अल्कोहल हो, वो कंडीशन उस फर्मेंटेशन के दौरान जो ग्रो करने वाले ऑर्गेनिज्म है वही क्या उनके लिए क्या हो जाता है? हजार्डस। तो नेक्स्ट है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के कुछ पॉइंट्स की बात करेंगे बच्चों कि ये कहां होता है? ईस्ट में। ईस्ट में ये प्रोसेस देखने को मिलता है। यहां पे आपको ध्यान देने वाली बात क्या है कि बच्चों की केवल अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का ये मतलब मत निकालना आप कि केवल अल्कोहलिक बेवरेज के लिए जो लीकर हम लोग यूज करते हैं केवल उसके लिए यूज होता है। यहाँ पे इसके और भी एप्लीकेशंस हैं कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ बेवरेज, अल्कोहलिक ड्रिंक्स एज वेल एज ब्रेड। तो मार्केट में जो ब्रेड अवेलेबल होता है बच्चों, वो भी अल्कोहलिक ईस्ट के कारण ही होता है, क्योंकि पफिंग होता है उसके, जो हम प्रिपरेशन तैयार करते हैं ब्रेड बनाने में, तो उसमें ईस्ट को यूज किया जाता है, जिसके कारण वो पफिंग होता है, क्योंकि उसमें CO2 रिलीज होता है। ब्रेड बिकम पफ्ड और स्पॉन्जी ड्यू टू रिलीज ऑफ CO2 ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो जब ईस्ट मिक्स करते हैं, उसके मिक्सचर को तैयार करने में, ब्रेड के मिक्सचर को आटा जो यूज करते हैं बच्चों, उसमें हम लोग ईस्ट यूज करते हैं। तो वहां पे फर्मेंटेशन, क्योंकि उसमें स्टार्च होता है, स्टार्च को तोड़ा जाता है और वो ग्लूकोज फिर इथेनॉल में कन्वर्ट होता है, तो और CO2 निकलता है साथ साथ, तो CO2 के कारण वो स्पॉन्जी हो जाता है। और जब बेक करते हैं तो अल्कोहल इवेपोरेट हो जाता है बच्चों और वो स्पॉन्जी हो जाता है। तो स्पॉन्जी होने का कारण भी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, ईस्ट पॉइजन देमसेल्फ। जब भी हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करते हैं तो जो ईस्ट सेल है बच्चों, आपको याद रखना होगा कि जो ईस्ट सेल है, मान लो ये ईस्ट है, इसमें ग्लूकोज से इथेनॉल बना, मान लो इथेनॉल बना, ये इथेनॉल सेल के बाहर निकल जाएगा। इथेनॉल खुद के लिए यूज नहीं कर रहा, ये सेल के लिए ग्लूकोज को यूज करता है, एनर्जी जो मिलता है उसको यूज करेगा और इथेनॉल को सेल के बाहर निकाल देगा। एनर्जी से मतलब है इसको। तो धीरे धीरे जिस भी कंटेनर में, जिस भी स्पेस के आसपास जब ईस्ट ग्रो करता है, मान लो बाहर में शुगर कंसंट्रेशन आपने रख रखा है, तो पहले शुगर ज्यादा होगा और अल्कोहल नहीं है, लेकिन जैसे जैसे उस शुगर को यूज करेगा और उसको कन्वर्ट करेगा इथेनॉल में, सेल के बाहर रिलीज होगा, तो अपने सराउंडिंग में ही तो इथेनॉल रिलीज करेगा। तो धीरे धीरे अल्कोहल का परसेंटेज बच्चों क्या होगा? बढ़ेगा। और बढ़ते बढ़ते अगर ये परसेंटेज इथेनॉल का 13% के आसपास पहुंचा, दिस 13% अल्कोहल
बिकम पॉइजन फॉर ईस्ट इटसेल्फ, और वो ईस्ट मर जाएगा। तो ईस्ट पॉइजन देमसेल्फ टू डेथ व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल रीचेज अबाउट 13%। इसलिए कभी भी नेचुरल कंडीशन में फर्मेंटेशन किया हुआ कोई भी प्रोडक्ट आप लेंगे, कोई भी नेचुरली फर्मेंटेड प्रोडक्ट आप लेंगे, तो वहां पे अल्कोहल परसेंटेज 13% से ज्यादा नहीं हो सकता। तो आप एनसीईआरटी जब पढ़ोगे तो वहां पे क्वेश्चन लिखा है कि क्या आखिर हमें फिर हायर कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल कैसे मिलता है, तो याद रखना कि वो एक प्रोसेस है जिसका नाम है डिस्टिलेशन, कि अगर हमें ज्यादा कंसंट्रेशन लेना है तो अल्कोहल को हम जो मिला है इसी को प्यूरिफाई करके डिस्टिल करेंगे, वेपराइज करेंगे और फिर कंसंट्रेट करेंगे, तो वहां पे हायर परसेंटेज ऑफ अल्कोहल मिल पाता है। तो ये तो बात हो गई बच्चों अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की। नेक्स्ट है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहाँ होता है? ह्यूमन सेल्स में होता है ड्यूरिंग विग्रस एक्सरसाइज। ड्यूरिंग विग्रस एक्सरसाइज हम भी बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कभी कभी कर लेते हैं तो हमारे मसल्स में भी लैक्टिक एसिड बन जाता है, क्योंकि जितना डिमांड होता है ऑक्सीजन का वो मिल नहीं पाता और वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन शुरू कर देता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज व्हेन ऑक्सीजन इज इनएडिक्वेट। तो प्रॉपर ऑक्सीजन मिलना चाहिए हमारे बॉडी को। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बैक्टीरिया भी परफॉर्म करता है जिसका नाम है बच्चों लैक्टोबैसिलस, जो कि मिल्क से कर्ड का फॉर्मेशन करता है। जो दही बनाने के दौरान जो बैक्टीरिया होता है उसी को हम लैक्टोबैसिलस कहते हैं। इट इज यूज्ड इन कर्ड एंड अदर डेयरी प्रोडक्ट फॉर्मेशन। अदर डेयरी प्रोडक्ट फॉर्मेशन में ये यूज होता है। कर्ड बिकम सार, जो दही है बच्चों सार मतलब खट्टी होनी शुरू हो जाती है अगर लंबे समय तक एक्सेस लैक्टिक एसिड डिपोजिशन होगा। अगर आपने लंबे समय तक उसको कर्ड को छोड़ दिया तो वहां पे बैक्टीरिया ग्रोथ चलता रहेगा बच्चों, और बैक्टीरिया क्या करेगा लैक्टिक एसिड का सेक्रेशन करता चला जाएगा, जिसके कारण वहां पे पीएच लो होता चला जाएगा और हम कहेंगे कि वो कर्ड जो है वो सार हो चुका है, मतलब खट्टी हो चुकी है। उसका कारण क्या है कि वहां पर लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि बच्चों के अल्कोहलिक फर्मेंटेशन क्या होता है और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन क्या होता है। तो बच्चों इसी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की बात करें तो अगर पूछा जाए अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का इक्वेशन क्या होता है तो हम कहते हैं कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे, और यह एनारोबिक रेस्पिरेशन है तो ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है, तो सीधे ग्लूकोज मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ C2H5 दैट इज इथेनॉल में कन्वर्ट होगा, जिस दौरान 2 CO2 मॉलिक्यूल बच्चों हम लोगों ने देखा है कि रिलीज होता है और 2 ATP नेट गेन के रूप में मिलता है। और यही 2 ATP बच्चों मैंने बताया था इट इज लेस देन 7% ऑफ द एनर्जी प्रेजेंट इन ग्लूकोज। तो ये अगर इक्वेशन पूछा जाए कि इथेनॉल अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का इक्वेशन क्या होगा तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल C2H5 दैट इज इथेनॉल में कन्वर्ट होता है, 2 CO2 उस प्रोसेस के दौरान रिलीज होता है और 2 ATP नेट गेन के रूप में मिलता है। और अगर बात की जाए लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का इक्वेशन देखेंगे बच्चों तो यहां भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल ही ऑक्सीडेशन में एंटर कर रहा है, ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है नहीं, और यहां पे 2 मॉलिक्यूल लैक्टिक एसिड का बनता हुआ दिखाई देगा और सीधे 2 ATP दिखाई देगा बच्चों। अब आपके दिमाग में यहां पे बात आएगी CO2 दिखाई नहीं दे रहा, तो मैंने आपको बताया था कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एक ऐसा फर्मेंटेशन है जिस दौरान CO2 इवॉल्व नहीं होता, और इससे क्वेश्चंस भी आ चुके हैं कि ऐसा कौन सा रेस्पिरेशन है जिस दौरान CO2 इवॉल्व नहीं होता। तो ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है बच्चों जहां पे CO2 इवॉल्व नहीं होता, और इसके इक्वेशन को हम देखेंगे तो C6H12O6 कन्वर्ट होगा 2 मॉलिक्यूल लैक्टिक एसिड में, दैट इज लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला होता है C3H6O3 और नेट गेन के रूप में 2 ATP मिलता है। पॉस्चर इफेक्ट, पॉस्चर इफेक्ट क्या होता है बच्चों? इट इज द इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन ऑन फर्मेंटेशन प्रोसेस। फर्मेंटेशन के ऊपर ऑक्सीजन का क्या इनहिबिटरी इफेक्ट होता है उसी को देखा गया था पॉस्चर ने, और उसको नाम दिया था पॉस्चर इफेक्ट। बच्चों जब हम बात करते हैं फर्मेंटेशन की तो हम कहते हैं ईस्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में, और ईस्ट कैसा ऑर्गेनिज्म है? तो ईस्ट एक फैकल्टेटिव एनारोब है। फैकल्टेटिव एनारोब वो होते हैं बच्चों जो नेचुरली तो एरोब होते हैं, लेकिन अगर ऑक्सीजन ना मिले तो भी वो सर्वाइव कर जाएंगे, उनके अंदर मेटाबॉलिज्म चलता रहेगा और ATP बनाते रहेंगे, तो इनको हम कहते हैं फैकल्टेटिव एनारोब। तो ईस्ट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि फैकल्टेटिव एनारोब है, जो नेचुरली ऑक्सीजन मिले तो अच्छा है, और अगर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है किसी कारण से तो भी वो सर्वाइव कर जाएगा। अब बच्चों इसी की बात करते हैं कि ईस्ट जो है 2 अलग अलग तरह के मेटाबॉलिक पाथवे को यूज करता है। पहला, अगर कंडीशन देखें कि व्हेन ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इज लो, जब ऑक्सीजन कंसंट्रेशन लो है
तो क्या होगा बच्चों, तो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जब लो होगा तो उसके अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन चल रहा होता है, क्योंकि पायरुवेट को ग्लाइकोलाइसिस के बाद जो पायरुविक एसिड बनेगा उस पायरुविक एसिड को अगर ऑक्सीजन नहीं मिला तो वो साइटोप्लाज्म में ही रह जाएगा और वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन शुरू कर देगा, जिस कारण से इथेनॉल एंड CO2 यहां पे बनता हुआ दिखाई देगा। और नेट गेन जो होगा एनर्जी प्रोडक्शन केवल 2 ATP का ही होगा एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। तो नेट गेन जो होगा वो 2 ATP का ही होगा और यहां पे इथेनॉल बनता हुआ बच्चों दिखाई देगा। कब? जब ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम है तब। लेकिन अगर हम बात करें ऑक्सीजन जब हाई है, व्हेन ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इज हाई, मतलब धीरे धीरे कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाएगा। तो अगर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाएगा बच्चों, तो पायरुविक एसिड को जब ऑक्सीजन मिल जाएगा तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये हम जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ETS ऑपरेट होना शुरू हो जाएगा और ETS जब ऑपरेट होगा तो पायरुविक एसिड, हम जानते हैं कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसपोर्ट होकर चला जाएगा और वहां पे एरोबिक रेस्पिरेशन की शुरुआत हो जाएगी। तो अगर बात की जाए बच्चों कि जब ऑक्सीजन नहीं था या कम था तो एनारोबिक रेस्पिरेशन चल रहा था और एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं था, लेकिन जैसे जैसे ऑक्सीजन बढ़ेगा तो एरोबिक रेस्पिरेशन, जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है बच्चों, किधर की तरफ शिफ्ट होगा? एरोबिक रेस्पिरेशन की तरफ शिफ्ट होगा। और यहां पे कहेंगे कि ऑक्सीजन के बढ़ने से एनारोबिक रेस्पिरेशन कम होगा और एरोबिक रेस्पिरेशन धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा और वो जो ऑर्गेनिज्म है फैकल्टेटिव एनारोब, वो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन में अपने ATP डिमांड को बढ़ाता चला जाएगा, ATP सिंथेसिस को बढ़ाता चला जाएगा और 38 मॉलिक्यूल ऑफ ATP एक ग्लूकोज से बनाना शुरू कर देगा, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान जो पायरुविक एसिड है वो एसिटाइल को एंजाइम में बदलेगा और वो क्रेब्स साइकिल और ETS के थ्रू मैक्सिमम ATP बनाने की शुरुआत कर देगा। तो इसी को कहा जाता है बच्चों पास्चर इफेक्ट, जिसमें कि ऑक्सीजन के बढ़ते कंसंट्रेशन से एनारोबिक रेस्पिरेशन कम होता है और एरोबिक रेस्पिरेशन का रेट बढ़ता चला जाता है और इसी को नाम दिया गया था बच्चों पास्चर इफेक्ट, जिसमें कि इनहिबिटरी इफेक्ट देखा गया है फर्मेंटेशन पे ऑक्सीजन के प्रेजेंस के कारण। तो ये तो बात हो गई पास्चर इफेक्ट क्या होता है। नेक्स्ट है बच्चों रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट, जिसे हम शॉर्ट में RQ वैल्यू भी कहते हैं। रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट क्या होता है बच्चों, तो ये सिंपली कहते हैं इट इज द वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड। तो RQ एक तरह से रेशियो है बच्चों कि किसी भी फूड के ऑक्सीडेशन के दौरान, किसी भी फूड या रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के ऑक्सीडेशन के दौरान कितना CO2 इवॉल्व हुआ और उतने CO2 को इवॉल्व करने में कितना ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ, इसी के रेशियो को हम लोग RQ नाम देते हैं। तो RQ बेसिकली CO2 और O2 के रेशियो को पता लगाता है कि रेस्पिरेशन के दौरान किसी फूड को तोड़ने में CO2 कितना इवॉल्व हुआ और O2 कितना कंज्यूम हुआ। एंड दिस RQ वैल्यू डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, कि किस तरह का रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट रेस्पिरेशन में यूज किया गया है, क्योंकि हम जानते हैं बच्चों कि अलग अलग टाइप के रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हो सकते हैं। और इसकी शुरुआत हम लोग कार्बोहाइड्रेट से करने जा रहे हैं कि अगर मान लें कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट में RQ वैल्यू 1 भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो हम समझेंगे बच्चों कि कब क्या वैल्यू आएगा, तो वहां पे समझना है कि RQ वैल्यू 1 कब आएगा। तो RQ वैल्यू तब 1 आता है जब बच्चों एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा होता है, मींस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है। तो आपने देखा है कि वैसे कि ग्लूकोज जब टूटता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो 6 CO2 इवॉल्व होते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन के दौरान। तो एरोबिक रेस्पिरेशन अगर होगा तो 6 CO2 इवॉल्व होगा और 6 CO2 को इवॉल्व करने में 6 O2 कंज्यूम हुआ है। तो अगर हम रेशियो देखेंगे 6 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा 1। तो हम कहेंगे कि ग्लूकोज के कंप्लीट ऑक्सीडेशन दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान RQ वैल्यू होता है वो यूनिटी या 1 होता है। अब बात आती है इनफाइनाइट कब होगा बच्चों। तो अगर ग्लूकोज का एनारोबिक ब्रेकडाउन होता है, एनारोबिक ऑक्सीडेशन होता है, तो हम जानते हैं कि एनारोबिक ऑक्सीडेशन के दौरान इथेनॉल का फॉर्मेशन होता है। तो ये C2H5 है बच्चों, इथेनॉल अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ है और ये अल्कोहल 2 CO2 इवॉल्व हो रहा है और एनर्जी का वैल्यू दिया है बच्चों। तो अगर हम CO2 डिवाइडेड बाय O2 कंज्यूम देखें तो CO2 इवॉल्व हुआ 2, लेकिन ऑक्सीजन लगा नहीं है क्योंकि ये एक तरह का एनारोबिक रेस्पिरेशन है। तो 0 O2 हो जाएगा यहाँ पे। तो 2 CO2 डिवाइडेड बाय 0, तो 2 डिवाइडेड बाय 0 विल बी इनफाइनाइट। तो RQ वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, इनफाइनाइट हो जाएगा।
आगे बात करते हैं बच्चों कि आरक्यू जीरो किस कंडीशन में होता है। तो आरक्यू जीरो बच्चों सकुलेंट प्लांट के कंडीशन में देखने को मिलता है, जहां पे ऑक्सीजन की एबिलिटी जो होती है वो इनसफिशिएंट होती है, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई वहां पे नहीं हो रहा है। तो वैसे कंडीशन में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कैसा होगा बच्चों, पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा। तो उस कंडीशन में हम देखते हैं कि आरक्यू वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। अब कैसे होता है इस चीज को समझते हैं बच्चों कि सकुलेंट प्लांट्स में जब ग्लूकोज टूटता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो वहां पे मैलिक एसिड बनता चला जाता है और वहां पे CO2 इवॉल्व नहीं हो रहा। उसका कारण है बच्चों कि जो सकुलेंट प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, मैलिक एसिड को स्टोर करते रहते हैं, ताकि दिन के समय जब फोटोसिंथेसिस होगा बच्चों तो स्टोमेटा वहां पे क्लोज होता है तो बाहर से एटमॉस्फेयर से CO2 नहीं मिल पाता। तो उस CO2 डिमांड को फुलफिल करने के लिए वो मैलिक एसिड को यूज करता है कि उस समय CO2 यहां से तोड़कर CO2 फोटोसिंथेसिस के लिए यूज किया जा सके। इसलिए यहाँ पे फूड के ऑक्सीडेशन के दौरान हम कह सकते हैं यहाँ पे CO2 इवॉल्व नहीं हो रहा है। तो वैसे कंडीशन में हम देखेंगे इक्वेशन से कि यहाँ पे CO2 इवोल्यूशन क्या है, जीरो CO2 इवॉल्व हो रहा है और ऑक्सीजन कंजम्पशन 3 ऑक्सीजन का हो रहा है। तो वैसे कंडीशन में जब जीरो CO2 डिवाइडेड बाय 3 O2 करेंगे बच्चों तो जीरो डिवाइडेड बाय 3 हम देखते हैं कुछ भी डिवाइड करेंगे बच्चों तो हम देखेंगे कि वहां पे जीरो ही आएगा इस कंडीशन में। इसलिए कहते हैं कि आरक्यू वैल्यू क्या होगा बच्चों, जीरो। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आरक्यू वैल्यू ऑफ फैट्स। तो फैट के आरक्यू वैल्यू की बात करते हैं बच्चों तो एनसीईआरटी में एक इक्वेशन दे रखा है और हम कहते हैं ये इक्वेशन जो दे रखा है ये जर्मिनेटिंग फैटी सीड्स का है, मतलब वो सीड्स जहां पे फैट टूट रहे हैं। तो ट्राइपामिटीन का एग्जांपल दे रखा है बच्चों, जहां पे आप इक्वेशन देखोगे C51H98O6 दो मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे और ये 145 ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहा है और 102 CO2 रिलीज कर रहा है और 98 H2O के साथ एनर्जी मिल रहा है। अब बच्चों इसका जब हम आरक्यू वैल्यू निकालेंगे तो हम देखेंगे 102 CO2 डिवाइडेड बाई 145 ऑक्सीजन यहाँ पे बच्चों लग रहा है। तो इसका जो आरक्यू वैल्यू निकालेंगे बच्चों वो लेस देन क्या हो जाएगा, 1 दैट इज 0.7। तो ये वैल्यू हम कह सकते हैं बच्चों कि ये लेस देन 1 है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि ये जो आरक्यू वैल्यू होता है फैट्स का वो लेस देन 1 होता है इन केस ऑफ जर्मिनेटिंग फैटी सीड्स। लेकिन बच्चों हमें यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है कि आरक्यू वैल्यू इन केस ऑफ मैच्योरिंग फैटी सीड्स, मतलब वैसा कंडीशन बच्चों जहां पे सीड बन रहा है, सीड कौन सा सीड बन रहा है, फैटी सीड्स बन रहा है जहां पे फैट बनाना है, वैसे कंडीशन में आरक्यू वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है। तो जर्मिनेटिंग फैटी सीड मतलब जहां पे फैट टूट रहा है बच्चों समझना है, और मैच्योरिंग फैटी सीड मतलब जहां पे फैट बन रहा है। तो जब बच्चों फैट बनाना होता है प्लांट को, जब सीड वैसा सीड बनाना होता है जहां पे फैट स्टोर करना है, तो बच्चों फोटोसिंथेसिस के दौरान जो कार्बोहाइड्रेट बना है उस कार्बोहाइड्रेट को यूज करके वो प्लांट फैट बनाएगा। तो बच्चों अब हम लोग इसी चीज को एग्जांपल से समझते हैं कि क्यों यहां पे आरक्यू वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रहा है। तो बच्चों आप देख सकते हो इसी एग्जांपल को ले रहे हैं बच्चों एक मॉलिक्यूल को C51H98O6। C51H98O6 जो फैट है बच्चों ट्राइपामिटीन का जो यहां पे एग्जांपल ले रहे हैं उसको अगर हमें यूज करना है, यहां पे इस फैट को बनाना है बच्चों तो हमें कार्बोहाइड्रेट को यूज करना पड़ेगा। अब कार्बोहाइड्रेट में C6H12O6 होता है बच्चों, तो हमें कितने मॉलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट के यूज करने पड़ेंगे, तो हमें 9 मॉलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट के बच्चों यूज करने पड़ेंगे। 9 मॉलिक्यूल जब यूज करेंगे बच्चों तो हमें 54 कार्बन मिलेगा। 9 × 6 करेंगे तो बच्चों 54 कार्बन मिलेगा, 108 हाइड्रोजन मिलेगा और ठीक उसी तरह से 6 ऑक्सीजन है यहां पे तो हमें 54 ऑक्सीजन मिलेगा। अब बच्चों इस 54 कार्बन में से हम देखेंगे कि 51 कार्बन इस फैट को बनाने में चला जाएगा, 108 में से 98 हाइड्रोजन यहां पे यूज हो जाएगा। लेकिन आप देखोगे 54 ऑक्सीजन में से केवल 6 ऑक्सीजन ही यहां पे यूज हो रहा है। मतलब हम कह सकते हैं 54 कार्बन में से 51 कार्बन यूज हो गया, मतलब ऑलमोस्ट कार्बन यूज हो गए, केवल 3 कार्बन ही यहां पे बचा है। अगर बात करें हाइड्रोजन की तो 108 हाइड्रोजन जो अवेलेबल था यहां पे ग्लूकोज के तोड़ने से, वहां के लिए 98 हाइड्रोजन यूज हो गए, मतलब ऑलमोस्ट हाइड्रोजन भी यूज हो गया बच्चों। लेकिन अगर ऑक्सीजन की बात करें तो 54 ऑक्सीजन अवेलेबल था, उसमें से केवल 6 ऑक्सीजन ही यहां पे फैट के सिंथेसिस में गया बच्चों। मतलब जो 48 ऑक्सीजन है वो फ्री फॉर्म में सेल के अंदर प्रेजेंट होगा। तो जब बच्चों सेल के अंदर 48 ऑक्सीजन पहले से प्रेजेंट है तो जब इसको ऑक्सीडाइज करेंगे, ग्लूकोज को तोड़कर हम लोग ऑक्सीडाइज करके जब हम लोग फैट बनाएंगे तो बच्चों पहले से सेल में ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट है, तो बाहर से और ऑक्सीजन लेने की जरूरत नहीं होगी, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड वहां पे नहीं होगी।
मतलब ऑक्सीजन का जो डिमांड होगा वो कंपैरेटिवली क्या होगा, ऑक्सीजन पहले से रहने के कारण बच्चों कम होगा बाहर से, इसलिए हम कह सकते हैं कि CO2 जितना इवॉल्व होना है वो तो होगा फूड के ऑक्सीडेशन में, कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीडेशन में, लेकिन जो ऑक्सीजन जो उसके लिए चाहिए बच्चों, पहले से ऑक्सीजन अगर सेल में है तो वो बाहर से ऑक्सीजन डिमांड कम करेगा, इसलिए डिनोमिनेटर जो होगा बच्चों कम होगा और CO2 ज्यादा होगा। इसलिए हम कहेंगे कि उस कंडीशन में यहां पे जो RQ वैल्यू होता है बच्चों वो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 1। तो आपको समझ में आया होगा बच्चों कि RQ वैल्यू ग्रेटर देन, जब फैट बन रहा होगा, मैच्योरिंग फैटी सीड्स होगा बच्चों, तो वहां पे RQ वैल्यू ग्रेटर देन 1 मानना है। और जब जर्मिनेटिंग सीड हो रहा है, जब वहां पे फैट टूट रहा है, तो RQ वैल्यू लेस देन 1 मानना है, मतलब 0.7 मानना है बच्चों। ये तो बात हो गई फैट के बारे में बच्चों। अब हम प्रोटीन्स की बात करते हैं। तो व्हेन प्रोटीन्स आर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, मतलब जब प्रोटीन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में है तो वहां पे RQ वैल्यू हमें कितना लेना है बच्चों, 0.9। ये आपको मानना पड़ेगा। प्रोटीन के ब्रेकडाउन में जो RQ वैल्यू होता है, यहां पे RQ वैल्यू भी प्रोटीन्स की बात करें तो बच्चों हम कह सकते हैं ये लेस देन 1 आ रहा है, मतलब फैट का भी लेस देन 1 जब जर्मिनेटिंग फैटी सीड्स है तो, और प्रोटीन्स के ब्रेकडाउन में भी जो RQ वैल्यू है बच्चों वो लेस देन 1 है। फिर बात करते हैं ड्यूरिंग द प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बच्चों कि जब सेल लंबे समय से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिला है, मतलब वो सेल स्टार्वेशन के कंडीशन में, लंबे समय से फूड नहीं मिला है तो स्टार्वेशन के कंडीशन में है, और स्टार्वेशन के कंडीशन में हम देखते हैं कि वहां पे क्या होगा, पहले कार्बोहाइड्रेट टूटेगा, फिर फैट टूटेंगे, और फिर नंबर किसका आएगा बच्चों, प्रोटीन्स का। तो प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन होगा तो हम क्या कहेंगे, प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन, और प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन होगा तो RQ वैल्यू लेस देन क्या होगा बच्चों, 1 होगा। अब बच्चों इन केस ऑफ मिक्स डाइट RQ वैल्यू क्या होता है, लेस देन 1। मिक्स डाइट का मतलब प्रोटीन लिपिड कार्बोहाइड्रेट है बच्चों। अब प्रोटीन लिपिड कार्बोहाइड्रेट का मिक्सचर है वहां पे और वैसा कोई डाइट है, तो उस कंडीशन में हमें एज्यूम करना है बच्चों कि यहाँ पे RQ वैल्यू क्या होगा, लेस देन 1 होगा। तो ये तो बात हो गई बच्चों RQ वैल्यू फैट की, प्रोटीन्स की, और मिक्स डाइट में RQ वैल्यू क्या होगा, लेस देन 1 होगा। नेक्स्ट है बच्चों ऑर्गेनिक एसिड का RQ वैल्यू। और ऑर्गेनिक एसिड का RQ वैल्यू मैंने बताया था कि कुछ प्लांट्स में ऑर्गेनिक एसिड भी ऑक्सीडेशन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में यूज होता है। तो अगर ये ऑक्जेलिक एसिड है, अगर ये ऑक्जेलिक एसिड है तो आपको इसका इक्वेशन याद रखना होगा बच्चों। ऑक्जेलिक एसिड में सीधे आप देखो CO2 और O2 का रेशियो 4/1। 4 CO2 इवॉल्व हुआ, 4 CO2 इवॉल्व हो रहा है और 1 O2 लग रहा है, तो 1, तो यहां पे वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों, 4। तो ऑक्जेलिक एसिड के कंडीशन में वैल्यू RQ का 1 आएगा। अगर मैलिक एसिड यहां पे ऑक्सीडेशन में इंटर कर रहा है तो 4/3, तो हम किसका वैल्यू क्या लेंगे बच्चों, 1.33। तो आप देखो इक्वेशन आपको O2 और CO2 का देखना है बेसिकली रेशियो। और अगर सक्सिनिक एसिड की बात करें तो सक्सिनिक एसिड में C4H6O4 की बात करें जिसमें 7 O2 कंज्यूम हुआ है और 8 CO2 इवॉल्व हो रहा है, तो 8/7 करेंगे बच्चों तो RQ वैल्यू 1.14 आएगा। तो ये सब बातें आपको याद रखना होगा बच्चों RQ वैल्यू के, क्योंकि इससे भी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। और नेक्स्ट है बच्चों रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी, कि सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान एनर्जी एफिशिएंसी कितनी है। इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एक ATP का वैल्यू हम लोग मानते हैं 8.1 किलो कैलोरी, मान लेते हैं एक ATP का वैल्यू 8.1 किलो कैलोरी। और ग्लूकोज को अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशन में ब्रेकडाउन करवाते हैं तो जो वैल्यू आता है ग्लूकोज का वो 686 किलो कैलोरी होता है। एक ग्लूकोज में कितना एनर्जी स्टोर्ड है, 686। तो हमें देखना है कि हमने जो ATP प्रोड्यूस किया है हमारे सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान वो उसमें कितना एनर्जी एफिशिएंसी है। तो जब हम बात करते हैं अगर गेन 36 ATP का है बच्चों, तो हमें एक ATP को 36 से मल्टीप्लाई करना होगा, 36 इंटू 8.1 करेंगे तो 291.6 आता है। और हमें मिलना कितना चाहिए था स्टैंडर्ड कंडीशन में, 686, लेकिन मिला कितना, 291। तो जब रेशियो निकालेंगे तो वैल्यू 42.5 आता है, मतलब लेस देन 50%। और अगर 38 ATP के बेसिस पे कैलकुलेट करें तो 38 ATP के बेसिस पे तो 38 इंटू 8.1 करेंगे बच्चों तो 307.1 आता है। मिलना कितना चाहिए था, 686, और इसका रेशियो निकालेंगे तो ये 44.86 आता है बच्चों। ये भी लेस देन 50% है। मतलब अगर हम बात करें कि बहुत एफिशिएंटली हमारे सेल ने भी ग्लूकोज को तोड़ने की कोशिश की तो भी हमारा रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी जो एनर्जी एफिशिएंसी है वो लेस देन 50% ही होता है। और ज्यादा स्पेसिफिक हो
तो लेस देन 45% है 38 ATP के केस में भी। इसलिए हम कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द एनर्जी हमारे बॉडी में भी जब फूड का ब्रेकडाउन होता है तो हीट के फॉर्म में रिलीज हो जाता है। तो यहाँ तक बच्चों ये चैप्टर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स कंप्लीट हो जाता है।